गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ही होंगे। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गए हैं। क्लास 10 2023, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं। तो मैथमेटिक्स का ये क्लास मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए आज। और इस क्लास में आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, अलग अलग चैप्टर के 5 अलग अलग चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ पाते हैं तो एक दो क्वेश्चन जो है इस पाँचों में से आपके बोर्ड में आने की बहुत चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है वो लीनियर इक्वेशन यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से चूज किया है। इसे आप लोग देखें। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 13,200. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 5,900. Find the cost of each bat and ball. क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझना होगा सबसे पहले कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे, 13,200 रुपीज उनको पे करना पड़ा। बाद में उन्होंने 3 और बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे, जिसके लिए उनको 5,900 पे करना पड़ा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये बताना है कि एक बैट का और एक बॉल का कीमत कितना है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पर लेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। तो सबसे पहला कंपलसरी लाइन ये है कि जो जिस 2 वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है उसके लिए आप एक्स और वाई ले लेते हैं। अब क्या कहा जा रहा है सबसे पहले वाले कंडीशन में कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदा। तो अगर एक बैट का कीमत एक्स है तो 7 बैट का 7x हो जाएगा। उसके साथ 6 बॉल्स भी खरीदे, तो एक बॉल का कीमत अगर वाई रखा गया है, 6 बॉल का कीमत 6y हो जाएगा। और उनको टोटल कितना पे करना पड़ा तो 13,200 रुपीज। इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जाके बाद में उन्होंने 3 और बैट्स खरीदे। तो जब एक बैट का कीमत x रुपीज ही है इस वाले कंडीशन में भी, 3 बैट्स का 3x हो जाएगा। और 5 बॉल्स खरीदे, तो एक बॉल का कीमत अगर y है तो 5 बॉल का कीमत 5y हो जाएगा। इस हिसाब से अब उनको जो है वो 5,900 रुपीज पे करना पड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि 3x + 5y इज इक्वल टू 5,900, इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशन अपने पास आ गए। अब यहां से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। x जो हो जाएगा वो एक बैट का कीमत हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो एक बॉल का कीमत हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, पर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही आपको एक बहुत ही बेसिक सा तरीका बताया है। एक वीडियोज मैंने इसके लिए दिए भी हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट, यानी कि आप x वाले वेरिएबल को या फिर y वाले जो टर्म को है आप इक्वल करके उसको कैंसिल आउट करके किसी एक का वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पर 7x और 3x है, अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो 7 और 3 का एलसीएम लेना होता है जो कि 21 होगा। अब 7 को 21 पूरा करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि 3 को 21 पूरा करने के लिए हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकियों पे भी जो फर्क पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से वो लिखेंगे। अब 21x का जो साइन प्लस में है इसको माइनस करके कैंसिल करेंगे, तो सबको करना पड़ेगा साइन चेंज। ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये लास्ट वाला भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं -35y और +18y, यानी कि -17y इसका वैल्यू होगा। और फिर से प्लस माइनस माइनस 41,300 बड़ा है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो बच जाएगा 1700। तो हम लोग कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू -1700 बाय -17। तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1700 में जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 100 आ गया। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब इस आप y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 में या फिर 2 में पुट कर सकते हैं।
तो आइडियली हम लोग 1 में करते आए हैं, तो ये है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,200। 7x प्लस 6 इंटू वाई, तो 6 इंटू वाई का वैल्यू आया है 100 इज इक्वल टू 13,200। 7x ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 13,200। तो 7x इज इक्वल टू 13,200 माइनस 600। 7x इज इक्वल टू, ये माइनस अगर हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12,600। x इज इक्वल टू 12,600 डिवाइडेड बाय 7। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1800 आया। तो x और y को हम लोगों ने पहले माना है, x जो है वो एक बैट का कीमत है और y जो है वो एक बॉल का कीमत है। चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है, जरूरी है, नहीं तो फिर आपका 1 या 2 मार्क्स काट लिया जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू, तो बॉल की कीमत को आपने y माना हुआ है और y का वैल्यू आया है आपका 100, तो एक बॉल का कीमत 100 हो जाएगा। और बैट की कीमत को आपने x माना हुआ है, उसका वैल्यू 1800 आया है, तो बैट का कीमत 1800 हो जाएगा। अब एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर से। तो आज के इस क्लास का जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है और ऑलरेडी सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में अगर एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखें। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, एक लड़की अपने बहन से डबल एज की है, 2 गुनी एज की है। 4 years hence द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। 4 साल के बाद जब दोनों के एज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 160 आता है। तो बताइए फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, अभी उनका एज क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जनरली एक वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। तो लेट हर सिस्टर्स एज बी एक्स, तो उस लड़की की बहन का एज एक्स मान लिए। सो गर्ल्स एज जो अपने बहन की डबल है एज में, तो उसका एज हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 4 years हेंस, यहां से 4 साल बाद। तो सिंपल सी बात है, अभी आप जितने एज के हैं 4 साल बाद आपका एज 4 साल बड़ा हो जाएगा यानी कि 4 ऐड हो जाएगा। सपोज अगर अभी आप अगर 16 के हैं तो 4 साल बाद आपका एज 20 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 4 साल बाद जो सिस्टर का एज है उसके, अभी अगर x है प्रेजेंट एज, तो 4 साल बाद x प्लस 4 हो जाएगा। और गर्ल्स का एज यानी कि उस लड़की का एज अगर अभी 2x है तो 4 साल बाद वो भी 4 साल ज्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 साल बाद जो दोनों के एज का प्रोडक्ट है वो 160 है। तो फिर से लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल बाद सिस्टर का एज x प्लस 4 और उसकी बड़ी बहन का एज यानी कि गर्ल्स एज जो कि यहाँ पर 2x प्लस 4 है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की ही एज को मल्टीप्लाई किया मैंने और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 160 के इक्वल है। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x से कर लिया तो 2x स्क्वायर, x को 4 से कर लिया तो 4x, 4 को 2x से किया तो 8x और 4 को 4 से किया तो 16 इज इक्वल टू 160। 2x स्क्वायर 4x प्लस 8x यानी कि 12x प्लस 16 और प्लस 160 को जब इधर ले आएंगे तो माइनस 160 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 16 माइनस 160 यानी साइन तो माइनस का रहेगा और ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। देखने वाली बात है कि 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 में 2 कॉमन आ जा रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इंटू में 2 है, उधर जाके 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। तो अपना इक्वेशन जो आ गया वो x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 72। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आसानी से फैक्टराइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो सॉल्व होना ही है। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना बेहतर होगा क्योंकि आसानी से हो जा रहा है। x स्क्वायर प्लस 12x
और -6x -72 इज इक्वल टू 0। जो कंडीशन है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। +12x में 6x को माइनस किए तो +6x बच गया, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस 12 6 72 x स्क्वायर, -72 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -72 x स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और जब इन दोनों टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। अब x कॉमन ले लेंगे हम लोग, x + 12 -6 कॉमन ले लेंगे, x + 12 इज इक्वल टू 0। x + 12 दोनों में ही कॉमन आ रहा है और बच जा रहा है x - 6 इज इक्वल टू 0। तो जब x + 12 को हम लोग 0 की इक्वल रखेंगे, x का वैल्यू -12 आएगा, एज निगेटिव में नहीं हो सकता है। x - 6 को जब हम लोग 0 की इक्वल रखेंगे, x का वैल्यू 6 में आएगा। एज बहुत कम केस में निगेटिव आएगा, आता भी नहीं है, और आता है तो फिर इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर x का दूसरा वैल्यू 6 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टर्स एज, जो कि बड़ी बहन थी उसकी छोटी बहन, यहाँ पर सिस्टर्स एज उसको लिया गया है, तो सिस्टर्स एज जो हो जाएगा, जिसको कि x माना गया है, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। और गर्ल्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज निकल रहा है, गर्ल्स एज वो डबल है अपनी बहन से, तो 12 साल की है, 2 6 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो तीसरा जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए चूज किया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, और इसे आप ध्यान से देखें। ये भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, CBSE 2011 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एपी से। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट का वो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल हो वो 12 होगा, क्योंकि 6 जो है वो पहला नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है, पर वो 1 डिजिट का है। 6 से डिवाइड होने वाला दूसरा नंबर 12 है, और वही 2 डिजिट का पहला नंबर है। हम लोग कह सकते हैं कि इसे एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि ए जो होगा वो 12 होगा। अब आप देख सकते हैं कि 12 के बाद तीसरा जो नंबर होगा वो 18 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एपी हम लोग लिखेंगे, यानी एपी का जो सीरीज होगा वो 12 से शुरू होगा, फिर 6 का तीसरा मतलब जो वो होगा यानी कि 18, फिर 24, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी टर्म जो होगा आप सोच सकते हैं 2 डिजिट का वो सबसे आखिरी नंबर जिसमें 6 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, 2 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर यानी कि 99 को अगर आप 6 से डिवाइड कर लें, थ्री रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि 99 में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो 96 आता है, और 96 2 डिजिट का वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिसमें कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके सामने एक एपी आ चुका है 12, 18, 24 सो ऑन, और लास्ट टर्म जो इसका है वो मालूम हो चुका है 96। तो हम लोग कह सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म 12 है, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालने की बात की जाए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 6 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक सा कंसेप्ट कि यहाँ पर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें कि 6 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 12 से लेके 96 के बीच कितने नंबर हैं। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d। ये n हम लोगों को फाइंड करना है, और Tn आखिरी टर्म, यहाँ पर हम लोग लास्ट टर्म l भी लगा सकते हैं, an भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 96 रख लेंगे, यहाँ पर हम लोग an लगा सकते हैं या लास्ट टर्म l भी लिख सकते हैं। a फर्स्ट टर्म जो कि इसका 12 है, प्लस n - 1, n का वैल्यू हम लोग को निकाला जाना है कि कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, इंटू d, कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो 6 है। तो 96 12 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई कर लिया 6n, 6 को -1 से कर लिया तो -6। तो 6n 12 - 6 यानी कि +12 इज इक्वल टू 6n + 12 और -6 इज इक्वल टू 96। तो 6n 12 - 6 यानी कि 6 इज इक्वल टू 96, 6n इज इक्वल टू 96 - 6 यानी कि 90। तो n इज इक्वल टू 90/6, 15 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू 15 आ गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 15 2 डिजिट नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 15 ऐसे नंबर 2 डिजिट के नंबर्स हैं जिसमें कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये था आपका तीसरा वर्ड प्रॉब्लम। तो आज की इस क्लास का जो मैंने चौथा वर्ड प्रॉब्लम लिया है
वो आपके चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से है। अक्सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंसेप्ट की वजह से डिफिकल्ट सा लगता है स्टूडेंट को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे मैंने एक क्लास का वीडियो जो है पहले ही शेयर किया है, पहले दिया है आप लोगों को। आप उस वीडियो को देखें अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में कोई डाउट होता है तो, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को देखें और समझें। A ladder 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, यानी कि एक सीढ़ी, यहाँ पर AC मैंने इसे लिया है, 15 मीटर लंबी है और एक दीवार के बिल्कुल टॉप पर लगी हुई है, यानी कि टॉप ये A पर। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, ये जो लैडर है सीढ़ी AC है, ये दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो 60 डिग्री का ये एंगल यहाँ बनाती है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये 90 का ऑटोमेटिक है। तो सिंपल सी बात है कि जो ये सीढ़ी है नीचे से जो ऊपर की तरफ गई है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये 30 का है, ये कैसे आया, तो इसे आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC 90 तो होगा ही क्योंकि वो स्ट्रेट वॉल है और उस पर सीढ़ी जो है वो एलिवेट है, तो एंगल ABC 90 है। एंगल CAB 60 दिया हुआ है गिवन, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यानी कि ACB, एंगल ACB जहां से सीढ़ी एलिवेट हुई है यानी कि ऊपर की तरफ गई हुई है, तो वो आपका हो जाएगा 180 में से, चूंकि ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये 180 होता है, इसमें से ये 90 और 60 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि 180 में 90 माइनस 190 बचा, 90 में फिर से 60 माइनस हो गया, 30 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सीढ़ी है, ये जो आपका लैडर है, ये 30 डिग्री एंगल पे एलिवेट है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द वॉल, ये हाइट ऑफ द वॉल, तो परपेंडिकुलर हाइट यानी कि परपेंडिकुलर P का यहाँ पर है, मेंशन है यहाँ पर, और H दिया हुआ है हम लोग को, AC यानी हाइपोटेनस हम लोग को दिया हुआ है। तो जब P और H की बात होती है तो हम लोग या तो साइन थीटा यूज करते हैं या कॉसेक थीटा यूज करते हैं, क्योंकि साइन थीटा का जो होता है वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। तो अगर साइन C हम लोग लिखें तो P/H, तो सबसे पहले साइन थीटा ही लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं, P/H होता है। अब थीटा कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो C पर एंगल बन रहा है, C को हम लोगों को लेके चलना है। तो साइन C की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के सामने होता है यानी कि वो हो जाएगा AC। अब साइन C आप देख सकते हैं C पे कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, और AB हम लोग को फाइंड आउट करना है क्योंकि वही तो हाइट ऑफ द वॉल है, इसको AB ही छोड़ देंगे, और AC का वैल्यू 15 हम लोगों को दिया हुआ है। साइन 30 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो 1/2 होता है, इज इक्वल टू AB/15। तो आप देख सकते हैं कि 2 को AB से मल्टीप्लाई किया गया तो 2AB हो जाएगा, और 15 बन जा 15 हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 15/2 यानी कि 7.5, और अगर ये मीटर में दिया हुआ था तो ये भी मीटर में ही आएगा, तो AB आपका 7.5 मीटर आ गया। और फिगर को देख के आप समझ सकते हैं AB जो है वो हाइट ऑफ द वॉल है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, सो हाइट ऑफ द वॉल इज 7.5 मीटर। इस क्लास का एक आखिरी बार प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इस क्लास वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चैप्टर के लिए जो मैंने सब क्वेश्चन आपके लिए दिखाए हैं, आज का ये आखिरी क्वेश्चन आप देखिए। तो आपके लिए मैं हर दिन जो है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं 2023 में वीडियो लेके आ रहा हूँ, और आप देख भी रहे होंगे वीडियो। अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आ रहे हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन। द सर्फेस एरिया ऑफ ए स्फेयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट्स रेडियस भी डबल्ड व्हाट विल बी द सर्फेस एरिया ऑफ द न्यू स्फेयर। यानी कि एक स्फेयर दिया हुआ है अपने पास और उसका सर्फेस एरिया, तो पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले चैप्टर में कि सिर्फ सरफेस एरिया कहा गया तो वो टोटल सरफेस एरिया ही है, और अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो वहां पर कर्व सरफेस एरिया लिखा जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला 4πr² होता है, 2464 4 × 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 2464। r² विल बी
2464 इंटू 7 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 22 से। 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और 11 से ये 224 टाइम्स, 4 से ये 56 टाइम्स और 2 से ये 28 टाइम्स। तो थोड़ा कैलकुलेशन देखने में अजीब सा लग रहा होगा, पर क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7 आ रहा है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 28 इंटू 7। 28 का हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो 2 से किया तो 14, फिर 2 से किया तो 7, एक 7 यहाँ पर ऑलरेडी है, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस जो हो जाएगा इसका वो 2 इंटू 7 हो जाएगा। क्योंकि सरफेस एरिया अपना जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कहा जा रहा है कि रेडियस को डबल कर दिया गया, यानी कि नाउ जो नया रेडियस है, यानी कि दूसरे वाले स्फेयर के लिए जो रेडियस है वो 2 इंटू 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर हो गया। तो अब नए सरफेस एरिया, नए स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा? तो बहुत आसान सी बात है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर। स्फेयर कैसा भी हो फॉर्मूला तो वही होगा, बस रेडियस की वजह से रेडियस छोटा होता है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेडियस बड़ा होता है सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर फॉर्मूला तो वही रह जाएगा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28, 7 से एक 28 4 टाइम्स कैंसिल, तो कैलकुलेशन आसान होता है, ऐसे करना पड़ता है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 22 इंटू 28, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 22 इंटू 28, तो जो भी आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, देखते हैं क्या आता है अभी। तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग कह सकते हैं कि जब रेडियस को डबल किया गया पिछले वाले स्फेयर के, तो जो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर आ गया वो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। रोज मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ क्लास 10th वाले 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके इस साल एग्जाम देने वाले दोस्त हैं। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।